अच्छा जी, चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम हम डिस्कस करने लगे हैं। तो हमारे सिलेबस में ये कहाँ लाया करता है, तो ये चैप्टर 7 का टॉपिक है। और इसमें आप बेसिकली चैप्टर का नाम है इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ। और उसमें आप देखेंगे कि चार पांच सिस्टम्स लिखे हुए हैं। सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सारे सिस्टम्स करेंगे, आज हम पॉलिटिकल सिस्टम करने लगे। पास्ट पेपर्स में इस पे सवाल किस तरह पूछा जाता है, इस पे अभी तक तो आसान सा ही सवाल आया है। बेसिकली आपको अगर पॉलिटिकल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, और आपको ये पता है कि वो किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो बस इसी के गिर्द सवाल जो है ना वो आता है। मतलब एक सवाल 2019 का लिखा हुआ है। प्रोवाइड सजेशंस टू रिफॉर्म पाकिस्तानी पॉलिटिक्स कीपिंग इन व्यू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम। ठीक है। तो इसमें अगर हमें पता होंगी चीजें कि इस्लाम ने क्या क्या बताई हुई है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चीजें पॉलिटिकल सिस्टम में या पॉलिटिकल सिस्टम की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, और उस पर हमें आयत और अहदीस याद होंगी, तो उसको यूज करके हम जवाब का, इस सवाल का भी जवाब दे सकते हैं। इससे पिछले जो पास पेपर्स रहे हैं सिलेबस चेंज होने से पहले, उसमें भी यही था कि अगर आपको क्वालिटीज याद हैं तो आप उनको यूज करते हुए आप बता सकते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम इस तरीके का होना चाहिए कि यहाँ पे ये चीज भी इंश्योर हो, ये चीज भी इंश्योर हो, ये चीज भी इंश्योर हो। तो ये सारा जब आपको, मतलब इसमें थोड़ी सी चीजें याद करनी पड़ती हैं। आपको आयात और हदीस याद करनी पड़ती हैं, क्योंकि इस्लामियात का खैर खासा है। तो वो आप याद करेंगे तो उसको फिर आप यूटिलाइज कर सकेंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था, कोशिश मेरी यही होगी हम ऐसी आयात और हदीस यूज करें हर जगह, क्योंकि एक से ज्यादा जगह पे यूज हो सकें। तो इसमें भी ऐसे ही है। और जब आप सिलेबस के एंड में पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि आधी आधी अहादीस और पुरानी आयत हम कहीं और भी यूज कर चुके हैं, यहाँ भी यूज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दूंगा कि पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम है क्या। इलेक्शंस जो एक मेजर पर्सपेक्टिव होता है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का, वो इस्लाम में किस तरह होता है, और उसके बाद हम पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे। अच्छा। अच्छा, एक और साल 2016 जो कि पहला साल था सिलेबस चेंज होने के बाद, उसमें क्वेश्चन आया था, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम इन द लाइट्स ऑफ गवर्नेंस अंडर पायस खिलाफत राशिदा। ठीक है, इसमें भी वही सारी चीजें हैं। एज सच बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जो क्वालिटीज थी, और फिर अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम या एप्लीकेशन देखें खिलाफत राशिदा में, तो उसमें भी ऑलमोस्ट वही क्वालिटीज हैं और वही चीजें हैं। कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले पॉलिटिकल सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, जिस तरह स्कूल में एक प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस होती है ना, वो क्या क्या इंश्योर करता है। वो इंश्योर करता है कि क्लासेस सही तरह मैनेज हो रही हैं, क्लासेस में डिसिप्लिन इंश्योर हो रहा है, क्लासेस में टीचर के थ्रू जो है ना वो सिलेबस टाइमली कवर किया जा रहा है। ठीक है। तो बेसिकली वो एक मैनेजिंग हेड होता है, जिसके अराउंड सारे टीचर्स हैं, जिसकी लीडरशिप के अंडर जो है ना वो सारे टीचर्स काम कर रहे होते हैं, और वो इंश्योर कर रहे होते हैं कि जो टारगेट्स रखे गए हैं वो मीट किए गए। ठीक है। इसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना इस्लाम का, वो भी यही इंश्योर कर रहा होता है कि जो बाकी सारे सिस्टम्स हैं, सोशल सिस्टम है, पॉलिटिक जुडिशियल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, आप उसमें पॉलिटिकल सिस्टम की इंपॉर्टेंस बताएंगे। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है। पॉलिटिकल सिस्टम इज सच ए सिस्टम विच मेक्स ऑल अदर सिस्टम वर्क। ठीक है। इट इज द मदर ऑफ ऑल। हाँ। अच्छा, अब इसमें जाहिर सी बात है, हम इसको जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होंगे उनको शायद ये बातें बहुत ज्यादा बेसिक लगे। ठीक है। और मैंने इनको बेसिक ही रखा है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इसको अगर मुश्किल बनाएं या थोड़ी टेक्निकल बातें करें, तो मेरा ख्याल है कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनका पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, या जिनकी पहली अटेम्प्ट है, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा समझना। तो
ऑब्वियसली जब आप इस्लामियात पढ़ेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो शायद 4-5 महीने के बाद आपको लगे कि थोड़ा सा जो है ना डेफिनेशंस और बाकी चीजें बेसिक है, तो आप उनको अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको कुरानी आयत और हदीस को यूज करते हुए आगे बढ़ना होगा। लेकिन आप क्या करेंगे, क्योंकि आपकी नॉलेज उस वक्त अपग्रेड हो चुकी होगी, तो आप अपने पैराग्राफ्स बेहतर तरीके से बना सकेंगे, बॉडी पैराग्राफ बेहतर तरीके से बना सकेंगे यूजिंग द सेम आयात एंड हदीस जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो इकोनॉमिक सिस्टम, इसको किस तरह पॉलिटिकल सिस्टम इंश्योर करता है कि ये सही तरह काम करे। ठीक है, अभी हमने बोला ना कि पॉलिटिकल सिस्टम इंश्योर्स कि बाकी सारे सिस्टम सही तरह काम कर रहे हैं वो, तो हाउ डज पॉलिटिकल सिस्टम इंश्योर कि इकोनॉमिक सिस्टम सही तरह काम करे। पॉलिटिकल सिस्टम इंश्योर करता है कि लॉज और पॉलिसीज जो इकोनॉमी को रेगुलेट कर रही हैं वो सही बने। टैक्सेस किस तरह कलेक्ट हो रहे हैं उस पे कानून बनाए जाए, बिजनेसेस किस तरह ऑपरेट हो रहे हैं उस पे कानून बनाए जाए, रिसोर्सेस किस तरह आ रही हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करना है, उस पे काम करता है पॉलिटिकल सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम को फंक्शनल बनाने के लिए। ठीक है, इसी तरह जुडिशियल सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए भी पॉलिटिकल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल सिस्टम के लिए कोर्ट्स स्टैब्लिश करता है पॉलिटिकल सिस्टम, जजेस को अपॉइंट करवाता है पॉलिटिकल सिस्टम, इंश्योर करता है कि जो फैसले दिए जाए उनकी इन्फोर्समेंट हो। एक कोर्ट है, कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भाई फला के हाथ काट दिए जाए, कोर्ट ने फैसला दे दिया कि फला ने कत्ल किया है उसको फांसी पे चढ़ाया जाए, कोर्ट ने फैसला कर दिया कि भाई आपने फला फला चीज किया है अब आप 1 करोड़ रुपए जुर्माना दो। इंश्योर कौन कराएगा, फैसला तो आ गया, अगर इंश्योर करने वाले ना इंश्योर कराएं, कोर्ट के तो फैसले की कोई अहमियत नहीं रही। ठीक है, वो कौन इंश्योर कराएगा, वो आपका पॉलिटिकल सिस्टम इंश्योर कराएगा थ्रू इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, कि जो कोर्ट ने फैसले दिए हैं वो इंप्लीमेंट किए जाए। ठीक है, तो इससे क्या बात प्रूव होती है हमारी, वही बात जो हमने इनिशियली आर्ग्यूमेंट दिया कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या इंश्योर करता है, फंक्शनैलिटी ऑफ ऑल अदर सिस्टम। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। ठीक है, डिपार्टमेंट्स किस तरह बनने हैं, पॉलिटिकल सिस्टम तो बन गया, लीडर्स आपके आ गए, नीचे जो डिपार्टमेंट्स बनेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट बनेगा, एजुकेशन के लिए डिपार्टमेंट बनेगा, ट्रांसपोर्टेशन का डिपार्टमेंट बनेगा, डिफेंस सिस्टम बनेगा, वो कौन इंश्योर कराएगा, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हायर किस तरह किया जाएगा, कौन से लोग वहां पे लगा जाएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, ये पॉलिटिकल सिस्टम आपका डिसाइड करेगा। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ ठीक। अच्छा, इसी तरह सोशल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून कौन से बनाए जाएं। ठीक है, सोशल सिस्टम किस तरह, या पॉलिटिकल सिस्टम सोशल सिस्टम के जो पिलर्स हैं या उनके अंदर जो जो चीजें फॉल करती हैं उनकी, जैसे एग्जांपल है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स एक आप पिलर कह लें सोशल सिस्टम का है। ठीक है, उसको कौन इंश्योर कराएगा कि ह्यूमन राइट्स ग्रांट किए जा रहे हैं, इक्वालिटी कौन इंश्योर कराएगा, कल्चरल और रिलीजियस टॉलरेंस कौन इंश्योर कराएगा। ठीक है, ये सब सोशल सिस्टम का हिस्सा है, और इंश्योर कौन करा रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो ये 4-5 जो मेन सिस्टम है, ये इनकी फंक्शनैलिटी जो है ना वो पॉलिटिकल सिस्टम इंश्योर करना। ये आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो। अब लास्ट लेक्चर था, उसमें मैंने बोला था कि मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो टॉपिक शायद हम डिस्कस कर रहे थे इज्तिहाद और इजमा को डिस्कस करते हुए, कि जब हम कहते हैं कि हमें इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम अपनाना चाहिए या इस्लामिक सिस्टम को हमें अपनाना चाहिए, इससे क्या मुराद है। बेसिकली ये मुराद होती है कि उसके लीडर्स हम जो है ना वो इस्लामिकली चूज करें। ठीक है, क्योंकि इन प्रिंसिपल तो हम एग्री करते हैं कि जो जो इस्लाम हमें गाइडेंस देता है, ठीक है, कहता है इस्लाम कहता है ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करो, हर सिस्टम कहता है ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करो, इस्लाम कहता है कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करो, इस्लाम कहता है कि ह्यूमन राइट्स इंश्योर करो, इस्लाम कहता है कि इक्वालिटी रखो।
ठीक है, इस सब पे हर किसी का एग्रीमेंट है। और हर मतलब इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम भी ये कहता है, दूसरे पॉलिटिकल सिस्टम्स भी यही कह रहे होते हैं। ठीक है, जो समझने में थोड़ी सी मुश्किल आती है ना, वो ये है कि इलेक्शन किस तरह हो, मतलब सिलेक्शन ऑफ लीडर किस तरह हो, जिसको समझा जाता है कि ये बस यही पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है, तो इस पे डिबेट हो रही थी, तो मैंने बोला था हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो फिर टॉपिक भी हमें जल्दी कवर करना था, 12 भी बज रहे होते हैं। तो अभी अगर किसी को इस पे ना सवाल हो तो वो फिर पूछ ले, मैं जब ये टॉपिक एक्सप्लेन करूँ। तो हम देखेंगे कि इस्लाम में इंश्योर किस तरह की गई सिलेक्शन ऑफ लीडर्स। ठीक है, सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेजी और उनको पैगंबर बनाया, और उन्होंने इस्लाम का पैगाम आगे पहुंचाया। और वो फिर ये डिसाइड करते थे कि कहाँ का गवर्नर कौन होगा, कहाँ किसको लीडर रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का हेड कौन होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद डिसाइड करते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास डिवाइन अथॉरिटी थी। ठीक है, चले जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, तो ये चीजें किसने इंश्योर करनी है? ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमें क्या नाम है, समझना पड़ेगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले खलीफा कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, उनकी सिलेक्शन किस तरह हुई? जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए, तो उस वक्त जो है ना, मुसलमानों में एक तशवीश पाई गई। उस उस वक्त मुसलमानों ने सोचा कि अब एक लीडरशिप का वैक्यूम क्रिएट होने लगा है। ठीक है, और इसको अगर जल्दी फिल नहीं किया गया, तो जो झूठे नबूवत के दावेदार आ रहे थे, ठीक है, वो इस्लामिक सिस्टम में बिगाड़ ला सकते हैं। ठीक है, और जो हमने अपनी सुप्रीमेसी कुछ स्टेब्लिश की है, ठीक है, तो हम उसको खो सकते हैं। ये उस वक्त पूरी एक सोच चल रही थी। तो उस वक्त फैसला ये किया गया कि इसका जल्द से जल्द फैसला किया जाए। और देखिए, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, लेकिन हम कंट्रोवर्सी से दूर रहेंगे। और और दूसरी बात ये, जब मैं आपको पुरानी आयत बताता हूँ, वो तो एग्जैक्ट आपको मैं नरेट कर रहा होता हूँ। जब मैं हदीस की बात कर रहा होता हूँ, वहां पे भी मैं आपको बोल रहा होता हूँ, सेम हदीस को अगर आप सही मुस्लिम में पढ़ेंगे तो वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, अगर आप उसको बुखारी में पढ़ेंगे तो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, वर्डिंग्स का डिफरेंस होगा। कुछ जगह पे जैसे दरवाजे का लफ्ज इस्तेमाल किया है, कुछ जगह में दीवान का लफ्ज इस्तेमाल किया होगा, कुछ जगह में कोई और चीज उसके लिए, उस पर्टिकुलर चीज के लिए उसका लफ्ज इस्तेमाल किया गया होगा। ठीक है, तो थोड़े बहुत इसमें डिफरेंसेस इवन हदीस में भी होते हैं। हालांकि हदीस को सही करार देने के लिए बहुत एफर्ट ली जाती है, बहुत चेक्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। और अभी जो मैं आपको बातें बताऊंगा वो हैं हिस्ट्री रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली अगर आप एक ऑथर का नरेटिव पढ़ेंगे, फिर दूसरे ऑथर का पढ़ेंगे, तो उसमें आपको डिफरेंस लगेगा। जो मैं आपको बात बताऊंगा, ठीक है, मोटी मोटी बात तो चले सही है। जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा किस तरह नॉमिनेट हुए, वो कंसेंसस के थ्रू नॉमिनेट हुए। वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा किस तरह नॉमिनेट हुए, उनको हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नॉमिनेट किया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा किस तरह नॉमिनेट हुए, वो एक काउंसिल के डिसीजन के थ्रू नॉमिनेट हुए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा किस तरह नॉमिनेट हुए, वो काइंड ऑफ एन एक इलेक्शन था। ठीक है, या एक पॉपुलर मूवमेंट थी जिसके थ्रू वो नॉमिनेट हुए। तो ये बातें तो सेम रहेंगी, लेकिन जब वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की सिलेक्शन की बात आ रही थी, ठीक है, या उन्हें नॉमिनेट किया जा रहा था, तो उस वक्त कौन कौन से सहाबा मौजूद थे, किन सहाबा ने क्या बात बोली, ठीक है, इस पे आपको डिफरेंस मिलेगा। सही है, तो एग्जाम में आप इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, इस एग्जाम में आप इस हद तक रहेंगे कि कंसेंसस हुआ था अमंगस्ट सहाबा। ठीक है, और फिर जो है, और क्योंकि देखिए ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होता है
तो स्टूडेंट्स आर लुअर्ड, ठीक है, टू स्टडी मोर अबाउट इट। तो ये तो एक नेचुरल सी चीज है, ठीक है, स्पेशली इस तरह के टॉपिक्स को लेके। तो दे आर बाउंड टू come across stuff that differs a lot। ठीक है, आप मेरे ख्याल से पॉइंट समझ रहे होंगे, और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इसलिए मैं इसको ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो बस इस हद तक रखना चाह रहा हूं कि आप एग्जाम की हद तक जो है ना इस पे इसको समझें और फिर इस पे अपना ओपिनियन दें। हाँ बिल्कुल, क्यूरोसिटी बहुत ज्यादा अराउज होती है इन टॉपिक्स पे। ठीक है, तो आप पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, अपना ओपिनियन फॉर्म करें, लेकिन एग्जाम में जब आप लिखें भी ना तो इंश्योर करें कि आप नॉन कंट्रोवर्शियल रहें। वहां पे कोई आप ऐसी बात ना कर दें कि ये सही नॉमिनेशन हुई थी या गलत नॉमिनेशन हुई थी। ठीक है, उसके लिए ना मैं ना आप इतने क्वालिफाइड हैं कि उस पर ओपिनियन दे सकें। ठीक है, हम हाँ किसी और का ओपिनियन बोरो करके तो वहां लिख सकते हैं, लेकिन हम अपना ओपिनियन उस पर जनरेट करें, मेरा नहीं ख्याल हम इतने क्वालिफाइड हैं। और दूसरी बात ये कि एग्जामिनर भी आपसे इस तरीके का सवाल नहीं पूछेगा, पास पेपर्स उठा के देख लें तो वहां पे इस तरह का कोई सवाल नहीं होगा कि ये सही इलेक्शन हुए, गलत इलेक्शन हुए, सही नॉमिनेशन हुई नहीं हुई, क्या हालात थे, क्या किसी और को लीडर बनना चाहिए था, इस तरह के सवाल नहीं आते। ठीक है, तो आप भी उसमें नहीं जाइएगा, ये फेटल हो सकती है चीज आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चले अब हम उस पे आते हैं। तो ये सारा डिस्क्लेमर देने के बाद अब हम टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को किस तरह नॉमिनेट किया गया? उनको नॉमिनेट किया गया थ्रू कंसेंसस। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो सहाबा आपस में इकट्ठे हुए और उन्होंने ये बात करना शुरू की कि अब किसको लीडर रखा जाए। ठीक है, तो उस वक्त हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां पे नहीं थे मौजूद। ठीक है, तो उनमें कंसल्टेशन हो रही थी और कुछ सहाबा के नाम आए जिन जिनका ताल्लुक कुरैश से नहीं था। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक भी वहां आए, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला भी वहां आए, और कुछ और कुरैश के जो थे वो सहाबा वो वहां पे आए। और उन्होंने ये बात वहां पे रखी कि अरेबिया जो है ना वो नॉन कुरैश लीडर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हमने किसी ऐसे बंदे को लीडर बनाया जो कि कुरैश से बिलोंग नहीं करता, तो हो सकता है कि एक रेवोल्यूशन की सिचुएशन बर्पा हो जाए। ठीक है, जो कि इस्लाम उस वक्त नहीं इसको बियर कर सकता था। ठीक है, तो वहां पे ये डिसाइड हुआ कि जो भी लीडर हो वो कुरैश से होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे फिर कंसेंसस के थ्रू हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आया, और उस पर फिर हर किसी ने एग्री किया कि हजरत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को हमारा खलीफा होना चाहिए। ठीक है, तो वो इस तरह हमारे खलीफा बने। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, जो कंसेंसस के जो साहबा ने कंसेंसस किया और फिर डिसाइड किया कि ये हमारे लीडर बनने चाहिए, इसको आप किससे इक्वेट करेंगे प्रेजेंट सिस्टम ऑफ सिलेक्शंस में? ठीक है, तो अगर आपका कोई ओपिनियन है तो मुझे बताएं, क्या बोलेंगे, ये इलेक्शन हुआ, क्या ये इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू सिलेक्शन हुई, या डायरेक्ट नॉमिनेशन हुई जैसे मोनार्कीज में होती है, या कोई और चीज हुई? डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन, अच्छा। इलेक्टोरल इलेक्शन, सर इज इट नेसेसरी टू मेंशन इलेक्शन सिस्टम इन एन आंसर? हाँ, इलेक्शन सिस्टम देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इलेक्शन सिस्टम। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई कि पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सप्लेन भी करें ना, अगर आपसे ये भी पूछा जाए ना, तो आपने इलेक्शन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, लेकिन आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि आप न्यूट्रल रहें। Nomination at the college. Okay, so our history of succession is not clearing. Tough war has always been there since inception. हाँ सुलेमान, ठीक है, इट्स डिबेटेबल एंड वी कैन आइदर एग्री और डिसएग्री, लेकिन इस डिबेट में नहीं पढ़ते, हम सिर्फ इस पे रहेंगे कि जो हमारा टॉपिक है
सेम लाइक पार्लियामेंट्रियन। अच्छा, ठीक है। पार्लियामेंटेरियंस चूज, देखें जो सहाबा थे आ, उस वक्त कोई ऐसी बॉडी नहीं थी या किसी ने उनको नॉमिनेट नहीं किया था कि आप लोग ही सिलेक्शन करें। ठीक है, तो वहां पे खुद ही वो जमा हुए थे, ठीक है, एक जगह पे, और फिर उन्होंने वो चीज डिसाइड। तो इसको अगर आप किसी चीज से मिलाना चाहें ना, तो आप एक बोर्ड मीटिंग से मिला सकते हैं। ठीक है, शोरा कंसल्टेशन, बिल्कुल सही है। सही है। तो आप जिस तरह कॉर्पोरेट बोर्ड्स में होता है, वहां पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर होता है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर होता है, इस तरह 10-20 किस्म के ऑफिसर्स होते हैं। वो आपस में कंसल्टेशन करके और फिर वो कोई एक लीडर चूज कर रहे होते हैं। ठीक है, हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर एक लीडर चूज कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह की सिलेक्शन थी, काइंड ऑफ इस तरह की सिलेक्शन। सही है। अच्छा, तो चले, हमें ये तो समझ आ गया कि अगर आप चले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कॉर्पोरेट बोर्ड्स के अलावा अगर किसी इसको किसी और चीज से मिलाना चाह रहे हैं, तो आप पहले 4 सिस्टम्स पढ़ लें, फिर देखिएगा कि सबसे ज्यादा वो जो सिस्टम ऑफ सिलेक्शन था वो किससे रिजेंबल करता है। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आप एग्जाम में ये बात नहीं लिखना चाहते तो आप ना लिखें, इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन की बात आपने, सिलेक्शन ऑफ अ लीडर की बात आपने करनी है पॉलिटिकल सिस्टम के टॉपिक में। चलें, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा 632 से 634 तक रहे। अच्छा, उसके बाद हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हा को लीडर चूज किया गया। अच्छा, उनको किस तरह लीडर चूज किया गया? उनको इस तरह लीडर चूज किया गया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा की जब वफात का वक्त करीब आया, ठीक है, तो उन्होंने कुछ सहाबा से मशवरा किया, और सहाबा से मशवरा करके फिर उन्होंने डायरेक्टली हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा को नॉमिनेट कर दिया कि मेरे बाद ये लीडर होंगे। और इस पे सब सहाबा ने एग्रीमेंट शो किया। ठीक है, इसलिए वो फिर नॉमिनेट हो गए, और फिर उन्होंने कोई 10 साल जो है ना वो रूल किया। ठीक है, अब हम इसको देखें कि ये किससे मोस्ट क्लोजली रिलेट करता है। तो मेरे मुताबिक ये मोनार्कीज से मोस्ट क्लोजली रिलेट करता है। किस तरह कि देखें, जब किसी भी वहां पे तो खैर ब्लडी रेवोल्यूशंस भी होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा खून बहता है, कुछ पीसफुल ट्रांजिशंस भी होती हैं। लेकिन वहां पे जनरली इस तरह हमने देखा है पास्ट में कि एक लीडर जनरली अपने बेटे को नॉमिनेट करता है, अपने कजन को नॉमिनेट करता है, या अपने खानदान में से किसी को करता है। यहाँ पे ऐसे नहीं था। यहाँ पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को कंसेंसस के बाद, कंसल्टेशन के बाद साहबा से सबसे बेहतर नाम लगा, उन्होंने उनको नॉमिनेट किया। ठीक है, अब इसको एक दो चीजों से जो है ना वो तशबीह दी जा सकती है। एक, जिस तरह यूएस सिस्टम में होता है कि प्रेसिडेंट अपने वाइस प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करता है, और अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर द प्रेसिडेंट। एक तो यूएस के सिस्टम में जो ये बात है, इससे इसको तशबीह दी जा सकती है। दूसरा, मोनार्कीज, जहां पे जो प्रेजेंट लीडर होता है वो डिसाइड करता है कि उसके बाद कौन लीडर बनेगा। ठीक है, तो ये मोनार्कीज वाली हमें चीज इस सिलेक्शन प्रोसेस में नजर आती है। पहली वाली सिलेक्शन प्रोसेस में हमें क्या नजर आया? जिस तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेलेक्ट कर रहे होते हैं, या एक कॉर्पोरेट बोर्ड अपने लीडर को सेलेक्ट कर रहा होता है। दूसरी वाली चीज जो है ना, वहां पे हमें एक मोनार्कीज वाला सिस्टम, जो कि बहुत अरसे तक पिछले 1000 साल में रहा है या 1400 साल में रहा है, वो हमें नजर आया। अच्छा, फिर हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाद लीडर कौन बना? हजरत उस्मान इब्ने अफ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, वो सब खुलफा राशिदून में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टेन्योर इनका ही था। 644 से लेके 656 तक वो रहे लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। ठीक है। अच्छा, अब उनका सिलेक्शन कैसे हुआ था हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद? यहाँ पे थोड़े से नंबर वेरी करते हैं,
लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स ये कहते हैं कि 6 सहाबा, ठीक है, उन्होंने मिलके, जिसमें हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल थे, ठीक है, उन्होंने मिलके डिसाइड किया कि कौन हम में से जो है ना वो लीडर बने, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि वो अशरा मुबशरा थे, 10 सहाबा, जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत हुई थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, जिनमें से 4 वफात पा गए थे उस वक्त तक, ठीक है, तो 6 बचे थे। और फिर उन 6 ने जो है ना, एक खुद में से एक बंदा नॉमिनेट किया, ठीक है। कुछ ने कहा कि हम लीडरशिप नहीं लेना चाह रहे, कुछ ने और ओपिनियंस दिए, लेकिन फिर सब 6 ने मिलके हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को नॉमिनेट, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम क्या बोलेंगे? पहला तो हमने देख लिया भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला, दूसरा हमने देख लिया हम उसको यूएस के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वाले सिस्टम से रिलेट कर लिया, मोनार्की से रिलेट कर रहे हैं। इसको हम किस चीज से आज के सिस्टम में रिलेट करेंगे? तो मेरे ख्याल से अगर हम इसको क्लोजली रिलेट करें, तो यूएस में जिस तरह इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है, जो एक कुछ कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं, ठीक है, जो कि फिर एक लीडर चूज कर रहे होते हैं, ठीक है। वैसे तो वो लोगों ने सेलेक्ट किए होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, लेकिन हम उसमें नहीं जाते कि लोगों ने सेलेक्ट किए थे या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा को जन्नत की बशारत दी थी और फिर वो मिलके आए और उन्होंने सेलेक्ट किया। तो हम उनके सिलेक्शन प्रोसेस पे नहीं जाते, लेकिन 6 लोगों की काउंसिल ने फिर एक लीडर सेलेक्ट किया। इसको अगर हम किसी से रिलेट कर सकते हैं तो वो इलेक्टोरल कॉलेज से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आजकल यूएस के सिस्टम में इन्वॉल्व। चले, अब हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु सेलेक्ट हो गए। अच्छा, इसके बाद जो है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैं भी, अच्छा, चले यार, इसको मैं देख लूंगा, मैंने वैसे इस पे कभी, ठीक हो गया, चले यार। अच्छा, इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनका सिलेक्शन किस तरह होता है? अच्छा, उनका सिलेक्शन इस वक्त थोड़े से टर्बुलेंट टाइम, बल्कि काफी टर्बुलेंट टाइम्स थे, ठीक है। तो उस वक्त जो है काफी सारे तरीकों से लीडर नॉमिनेट करने की कोशिश की गई, लेकिन इवेंचुअली हमें एक पब्लिक ओपिनियन नजर आया, ठीक है, जो मतलब लोगों की राय नजर आई, जिसने फिर ये डिसाइड किया कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर हम किसी सिस्टम से रिलेट कर सकते हैं, तो हम वो डायरेक्ट इलेक्शन से रिलेट कर सकते हैं। और इस तरह का इलेक्शन कहाँ होता है? जहां पे सब लोग वोट डालते हैं और एक लीडर सेलेक्ट होता है। फ्रांस में हमें इस तरीके का इलेक्शन नजर आता है, ठीक है। तो अब ये इलेक्शंस हो गए, ठीक है, चारों सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु के। हजरत अबू बकर सिद्दीक किस तरह नॉमिनेट हुए, वो मैंने आपको जैसे बताया, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले प्रोसीजर के थ्रू। उसके बाद हजरत उमर की नॉमिनेशन किस तरह हुई, वो मैंने आपको बताया कि आप उसको रिलेट कर सकते हैं मोनार्की के सिस्टम से रिलेट करके, कह सकते हैं कि भाई इनकी नॉमिनेशन किस तरह हुई। उसके बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, उनकी किस तरह नॉमिनेशन हुई, उनकी थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज, या उससे आप रिलेट कर सकते हैं आज के सिस्टम को। अच्छा, हजरत अली की किस तरह नॉमिनेशन हुई? हजरत अली की नॉमिनेशन आप समझेंगे डायरेक्ट जिस तरह इलेक्शन होते हैं आज के जमाने में, ठीक है। एग्जैक्टली तो आप, जाहिर सी बात है, उसको उस तरह नहीं बोल सकते, लेकिन एग्जैक्टली तो आज पाकिस्तान के सिस्टम को भी आप फ्रांस के सिस्टम के साथ नहीं रिलेट कर सकते ना, ठीक है, लेकिन कोई रिलेशन तो बनता है ना, तो आप इसको उस सिस्टम से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे प्रोसेसेस समझने की जरूरत क्यों थी, और हम क्या पॉइंट प्रूव करना चाह रहे थे? हम ये सारे प्रोसेसेस इसलिए हमने डिस्कस किए और इनको आजकल के जो सिस्टम्स इंप्लीमेंटेड हैं उनके साथ इसलिए रिलेट किया, क्योंकि इस्लाम जो है ना, वो आपको एज सच कोई इलेक्शन का प्रोसेस नहीं बताता,
इस्लाम क्वालिटीज बताता है कि लीडर्स में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, इस्लाम आपको ये नहीं कहता कि भाई आप इलेक्शन के थ्रू लीडर सेलेक्ट करो, या आप नॉमिनेशन के थ्रू लीडर सेलेक्ट करो, या आप इलेक्टोरल कॉलेज कॉलेज के थ्रू लीडर सेलेक्ट करो। इस्लाम आपको बोलता है कि भाई आप ये क्वालिटीज हैं, ये आप एक लीडर में देखो। ठीक है, वो हम क्वालिटीज अभी डिस्कस करने लगे। ठीक है, यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम को हम डिस्कस करने लगे, क्वालिटीज भी हम डिस्कस करेंगे अपने अगले टॉपिक्स। ठीक है, तो उस दिन जो हम डिबेट कर रहे थे कि भाई इस्लामिक सिस्टम इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो मैंने ये पूछा तो इस्लामिक सिस्टम से आपकी क्या मुराद है। ठीक है, अगर अभी भी किसी को कोई इस पे डाउट है कि नहीं हम इस्लामिक तरीका अपनाए लीडर्स को चूज करने का, तो देखे ना, हमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया कि उन पे तो वही नाजिल हुई और वो अल्लाह की तरफ से चूज किए गए। उसके बाद हमने चारों खुलफा को देख लिया, खुलफा राशिदून को देख लिया कि उनकी किस तरह सिलेक्शन हुई। चारों में हमें जो है ना वो थोड़ी थोड़ी अलग चीजें नजर आ रही हैं जो उनका नॉमिनेशन प्रोसेस था। देखिए, अगर इस्लाम किसी एक प्रोसेस को प्रेफर कर रहा होता तो सारे खलीफा जो है ना उसी प्रोसेस के थ्रू नॉमिनेट होते, तो फिर उसमें हमें ये डिफरेंसेस नहीं नजर आते। ठीक है, अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, नहीं तो हम प्रिंसिपल्स पे बात करने लगे हैं। हाउ डू, देखिए हमें जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है इन सिलेक्शंस को इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, क्योंकि इस तरीके का सवाल नहीं आएगा कि आप इनको जस्टिफाई करें भाई इन मॉडर्न डेमोक्रेसी टर्म्स। बेसिकली आप और अगर लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर कोई ऐसी जस्टिफिकेशन पूछी जाती है, तो भाई इस्लाम में भी जो है ना वो कोई सिलेक्शन प्रोसेस पे कोई रिजिडिटी नहीं है, आप किसी तरह भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इस्लाम में आपको इलेक्टोरल कॉलेज जो कि यूएस में प्रोसेस इस्तेमाल होता है, आपको वो भी नजर आता है। आपको मोनार्कीज का भी सिस्टम नजर आता है जो कि मोस्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड में चलता रहा है। ठीक है, आप आपकी वेस्टर्न वर्ल्ड में चलता रहा है, हमने उस तरह भी नॉमिनेशंस किए हैं। आपको डायरेक्ट इलेक्शंस भी नजर आते हैं। ठीक है, आपको जो है ना वो इस तरह बोर्ड मीटिंग्स होती हैं और कंसेंसस के थ्रू आप एक डिसीजन पे पहुंचते हो, वो भी नजर आता है। ठीक है, या जो पहला प्रोसेस है ना आप उसको पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ सिलेक्शन से भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट बोर्ड शायद थोड़ा सा ज्यादा रिलेटेबल है। I will also- हाँ, तो बस इसी तरह जो है ना हम इसको मॉडर्न डेमोक्रेसी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रिंसिपल्स देखते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, हमने इंपॉर्टेंस समझी, हमने जो है ना वो इलेक्शन प्रोसेस समझ लिया। अच्छा, और इस्लामिक सिस्टम, अच्छा मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर्स, अगर आप डॉक्टर इसरार को पढ़ें, अगर आप डॉक्टर जाकिर नाइक को सुने, ठीक है, अगर आप मौदूदी जो है ना वो बहुत उनका काम है पॉलिटिकल सिस्टम पे, इवन आप अगर उनकी राइटिंग्स पढ़ें तो आपको नजर आएगा कि इस्लाम जो है ना वो एक पॉलिटिकल सिस्टम, जिस तरह आज पॉलिटिकल साइंस हमें पॉलिटिकल सिस्टम्स बताती है ना, इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बताता। ठीक है, इस्लाम हमें जो है ना प्रिंसिपल्स देता है कि किस तरह जो है आपने मतलब लीडर चूज करना है और आपके पॉलिटिकल सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली इस्लाम के पॉलिटिकल सिस्टम में जो जो मेन प्रिंसिपल्स या पिलर्स है, ठीक है, वो क्या होगा? सॉवरियनिटी। ठीक है, सॉवरियनिटी किसकी होगी? अल्लाह की होगी। ठीक है, अगर हम डेमोक्रेसी या कम्युनिज्म में देखेंगे, ठीक है, तो वहां पे सॉवरियनिटी किसकी होती है? डेमोक्रेसी में किसकी होती है? डेमोक्रेसी में लोगों की सॉवरियनिटी होती है। ठीक है, कम्युनिज्म या सोशलिज्म में किसकी होती है? बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी की होती है। ठीक है, सोर्स ऑफ लॉ इस्लाम में किसके मतलब कौन से सोर्सेज ऑफ लॉ होंगे इस्लाम में? हम डिटेल में ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, कुरान एंड सुन्ना प्राइमरी सोर्सेज होंगी। बाकी
सेकेंडरी सोर्सेज भी हम पढ़ चुके हैं कि वो कौन सी होंगी। इस्लाम, अच्छा, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में, इसमें क्या होंगी हमारे पास सोर्सेज। कैपिटलिज्म में हमें यहाँ डेमोक्रेसी में हमें नजर आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स ऑफ लॉ होती है, जो लेजिस्लेशन होती है वो सोर्स ऑफ लॉ होती है। कम्युनिज्म में स्टेट आइडियोलॉजी की बेसिस पे जो कानून फॉर्मेशन में आता है वो सोर्स ऑफ लॉ होता है। ठीक है, रोल ऑफ रिलीजन क्या होगा। इस्लाम में तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है, और और गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है ना वो रिलीजन से लिए जाते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी या कैपिटलिज्म में क्या होगा, रिलीजन जो है ना वो स्टेट से अलग समझा जाता है। सही हो गया। अच्छा, सोशलिज्म में आपको ये आर्ग्यूमेंट मिलेगा ऑथर्स की तरफ से कि रिलीजन को सप्रेस किया जाता है या उसको कंट्रोल किया जाता है। कुछ हद तक शायद कैपिटलिज्म में किया जाए, लेकिन सोशलिज्म में ये ज्यादा हद तक होता है क्योंकि उनको अपनी आइडियोलॉजी प्रीच करनी होती है, ठीक है। गवर्नेंस किस तरह होगी इस्लाम में, ठीक है, यहाँ सिलेक्शन किस तरह होगी वो मैंने आपको बता दिया कि थ्रू कंसल्टेशन। सही है। और बेसिकली जो हमने चारों तरीके देखे उसमें एक जो नुमाया कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या हमें कुरान से जो मिलती है वो थ्रू कंसल्टेशन, मतलब कंसल्टेशन हमें एक नुमाया कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलती है। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होगी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ना वो आएंगे, लोग उनको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और ये भी काइंड ऑफ एन कंसल्टेशन है, ठीक है। और सोशलिज्म में क्या होगा, एक कम्युनिस्ट पार्टी होगी जो कि सारी सिलेक्शन कर रही होगी, ठीक है। सलीट मुहीदुद्दीन खान फ्रॉम इंडिया इज द मोस्ट, हाँ बहुत बेहतरीन स्कॉलर है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब हम एक सेकंड में, अच्छा अब हम प्रिंसिपल्स देख लेते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या होते हैं। मैं इनको स्लाइड में भी कन्वर्ट कर दूंगा, आपको पढ़ने की मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ की पहले भी हम आयात पढ़ चुके हैं कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किया जाए, ठीक है। अब इसमें आप कुरानी आयत क्या कोट कर सकते हैं, इसमें एक पुरानी आयत है, आयत नंबर, यार क्लियर नहीं लिखा हुआ इसमें, खैर, चले आयत में आपको बता देता हूँ, रेफरेंस मैं इसका एग्जैक्ट ढूंढ के आपको सेंड कर दूंगा, मतलब जब प्रेजेंटेशन बनाऊंगा तो आपको मिल जाएगी। एंड जज बिटवीन देम बाय व्हाट अल्लाह हैज रिवील्ड एंड डू नॉट फॉलो देयर डिजायर्स। ठीक है, तो अल्लाह हमें क्या हुक्म दे रहा है कि उनमें फैसला करो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, और उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक मत करो, ठीक है। और हमें इसमें अगर हदीस कोट करनी है तो हम इसमें वो हदीस कोट कर सकते हैं जो कि हमने पहले पढ़ी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब पास एक बंदा सिफारिश ले, जब एक सहाबी सिफारिश लेके आए थे, किसके लिए, एक लड़की जिसका नाम फातिमा था उसके लिए, जिसका ताल्लुक एक अमीर कबीले से था उस टाइम पे, ठीक है। उसने कोई चोरी की थी और उसके लिए सिफारिश ये आई थी कि इनको माफ कर दिया जाए या सजा में कमी कर दी जाए। तो उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था, खुदा की कसम, अगर इसकी जगह मेरी बेटी फातिमा भी होती और उसने चोरी की होती तो मैं उसके हाथ भी कटवाता। ठीक है, तो हमें इसमें इससे क्या नजर आता है, रूल ऑफ लॉ की इंप्लीमेंटेशन नजर आती है कि चाहे कोई भी हो, हमें रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट कराना है, हमें कानून की हाकमियत इंश्योर करानी है, ठीक है। ये इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम में एक नुमाया क्वालिटी है जो कि इस्लाम प्रीच करता है, जो कि हदीस से भी हमें नजर आती है, जो कि खुलफाए राशिदून के एक्ट्स से भी हमें नजर आती है। अच्छा, दूसरी बात, कंसल्टेशन इन गवर्नेंस, ठीक है। सूर्य आल इमरान की आयत है, एंड कंसल्ट देम इन देयर मैटर, देन व्हेन यू हैव टेकन अ डिसीजन पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह। उनको उनके फैसलों में कंसल्ट करो और एक दफा जब फैसला कर लो तो फिर अल्लाह पे उम्मीद रखो या अल्लाह पे आसरा रखो, ठीक है। इस पे हम बहुत सारी एग्जांपल्स देख सकते हैं। हमने गजवात बहुत ज्यादा स्टडी किए हैं, हमने गजवा बदर स्टडी किए हैं, हमने गजवा ओहद स्टडी किया, हमने गजवा खंदक स्टडी की है। हमें गजवा ओहद में नजर आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि हमें कहाँ जाके अपना पड़ाव डालना चाहिए, ठीक है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
समझते थे कि हमें मदीना में ही रुकना चाहिए। ठीक है, लेकिन सहाबा ने कहा कि नहीं, हमें ओहद के पहाड़ के पास जाके जो है ना वो पड़ाव डालना चाहिए और वहां से हमें लड़ना चाहिए, जहां पे हमें जाके लड़ना चाहिए। ऑल्दो मुसलमानों को उसमें शिकस्त हासिल हुई थी, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंसल्टेशन को प्रेफर किया और वो वहां पे गए। ठीक है, इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी बहुत सारी गज़वात में कंसल्टेशन की। ठीक है, जिस तरह हमें गज़वा खंदक में नजर आता है। ठीक है, वहां पे एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप लिया गया था कि जो उस वक्त शायद सोचा भी नहीं था किसी ने कि इस तरह भी जो है ना हम कोई चीज कर सकते हैं। इसमें हमें इनोवेशन भी नजर आती है। इसमें बेसिकली इनोवेशन भी क्यों हुई, कंसल्टेशन की वजह से। तो कंसल्टेशन हमें पुरानी आयात से भी प्रूव होती हुई नजर आ रही है, हमें अहादीस से भी प्रूव होती हुई नजर आ रही है, और ऑब्वियसली जब हम खुलफाए राशिदून का सिस्टम पढ़ते हैं या हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें भी हमें वाजे ये चीज नजर आएगी। तो दूसरा प्रिंसिपल क्या है, कंसल्टेशन इन देयर अफेयर्स। तीसरा क्या है, हमें वेलफेयर इंश्योर करनी है लोगों की। अच्छा, इसमें आप हदीस से भी बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम अगर खुलफाए राशिदून के टाइम में देखें तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमें बहुत सारे स्टेप्स नजर आते हैं जहां पे उन्होंने वेलफेयर इंश्योर किया। किस तरह उन्होंने विधवा औरतों के लिए और बच्चों के लिए उन्होंने इंश्योर किया कि इनको स्टाइपेंड दिया जाए। ठीक है, जिस तरह हमें आजकल वेलफेयर स्टेट्स हैं, नॉर्वे की स्टेट्स हैं, यूरोपियन स्टेट्स हैं, वहां पे ये नजर आता है कि सिर्फ विडोअर्स को नहीं, वहां पे कोई न्यू बॉर्न है तो उनको एक अलाउंस मिल जाता है 200 यूरो का। वहां पे अगर किसी की जॉब चली जाती है तो उसको एक अलाउंस मिल जाता है। ठीक है, इस तरह बहुत सारे अलाउंसेस हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम में हमें नजर आते हैं। सपोर्ट फॉर नॉन मुस्लिम्स हमें वहां पे नजर आती है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। ठीक है, कि अगर कोई नॉन मुस्लिम है, वो किसी वजह से काम नहीं कर सक रहा किसी भी वजह से, उसको भी जो है ना वो स्टेट सपोर्ट करेगी। उन्होंने हेल्थ केयर के लिए काफी इनिशिएटिव्स लिए। उन्होंने एक फेमाइन का टाइम आया था, ठीक है, कहत का टाइम आया था, तो उस वक्त उन्होंने ये जो हाथ काटने वाली सजा है, इसको क्या नाम है डिले कर दिया था कि भाई इस दौरान अगर किसी ने रोटी चोरी की या कुछ किया तो उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें क्या हैं, ये वेलफेयर की चीजें हैं जो कि एक इस्लामिक सिस्टम प्रमोट करता है, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम प्रमोट करता है। अच्छा, इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। इस पे तो मैं डिटेल में जाना ही नहीं चाहूंगा। आपको 10 से 12 पॉइंट्स ह्यूमन राइट्स के मैंने ह्यूमन राइट्स की स्लाइड में कराए हैं, वहां से जो आपको बेहतर लगे, ठीक है, वो स्लाइड आप वो आयत या वो हदीस यहाँ पे आप इंक्लूड करके आप अपनी बात कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे उसमें लास्ट sermon में बहुत सारी ऐसी बातें की गई। हाँ, ओ पीपल, जस्ट एज यू रिगार्ड दिस मंथ, दिस डे, दिस सिटी एज सेक्रेड, सो रिगार्ड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम एज अ सेक्रेड ट्रस्ट। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी और लाइफ की प्रोटेक्शन की बात की गई, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट है, लाइफ। ठीक है, आप ये बात कोट कर सकते हैं, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम ये इंश्योर कराता है। ठीक है, इसी तरह औरतों के हुकूक के बारे में बात की गई थी। इसी तरह वहां पे इक्वालिटी की बात की गई थी। इसी तरह वहां पे किसी का हक ना खाने की बात की गई थी, इकोनॉमिक राइट्स की बात की गई थी। तो आप 4-5 चीजें यहाँ पे कोट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर आपको ह्यूमन राइट्स का टॉपिक नहीं आया ना, तो इस हेडिंग में आप 3 जो है ना वो हदीसें या आयात जो है ना वो कोट कर दीजिएगा कि भाई देखें, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन इंश्योर करता है किसी भी एक मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम की तरह, और ये देखें ये इसके प्रूफ। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपको याद है तो यहाँ इस्तेमाल करें। सही है, अभी तक हमने जो 4 मेन हेडिंग्स पढ़ी हैं उसमें 3 तो ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और वो हमें सिर्फ यहाँ पे दोबारा नरेट करनी है। अच्छा, इसके बाद करप्शन पे बहुत ज्यादा बात की गई है इस्लाम में। ठीक है, कि इंश्योर करना है कि लीडरशिप में करप्शन ना हो। ठीक है, इसमें जो सबसे ज्यादा हमें एक हदीस कोट की जाती है कि भाई अपना रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। हाँ, ठीक है, आप
ये तो आपको वैसे ही याद होगी ना, तो ये आप कोट कर दीजिएगा। सही है। इसी तरह कुरान की एक आयत है सूरह बकरा की, कि एंड डू नॉट कंज्यूम वन अनदर्स वेल्थ अनट्रूली or as bribes, so that you consume a portion of your wealth of the people in sin। ठीक है। तो ये वाली भी आयत है, हम पहले कोट कर चुके हैं, अभी हम दोबारा इसको कोट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हमें बहुत सारी खुलफा राशिदून के उसमें से एग्जाम्पल्स मिलती हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा ऑनेस्टी इंश्योर की। उसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हुए थे आ, उनकी ऑफिस के प्रेमिसेस, ठीक है, और वहां पे वो कोई प्राइवेट काम करने लगे या प्राइवेट बात किसी से डिस्कस करने लगे। तो वो रात का टाइम था और वहां पे जो है ना वो मोमबत्ती जल रही थी। तो उन्होंने उस मोमबत्ती को बुझा दिया। क्यों बुझा दिया? उन्होंने बोला अभी तो मैं अपनी प्राइवेट बात डिस्कस करने लगा हूँ, ठीक है, और ये जो मोमबत्ती है ये लोगों के टैक्स कलेक्शन के पैसों से खरीदी गई है, ठीक है, ये मैं उनके अफेयर्स की नहीं बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको बुझा देता हूँ क्योंकि मेरा इस पे हक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के में और बहुत सारी मिसालें मतलब आपको बेतहाशा नजर आ जाएंगी। तो आपने करप्शन से रिलेटेड कोई भी अगर एक भी कोट कर दें तो भी गुड इनफ। मैंने आपको तीन बता दी हैं, कुरान से भी, हदीस से भी, और खुलफा राशिदून की भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ सिटीजन है, उस पे क्या नाम है, हमें काफी सारे मतलब आयात मिल जाएंगी, हदीसें मिल जाएंगी, ठीक है, और फिर से एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगी। तो हम देखेंगे कि जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में क्या फरमाया था? देयर इज नो सुपीरियोरिटी ऑफ एन अरब ओवर ए नॉन अरब, देयर इज नो सुपीरियोरिटी ऑफ अ वाइट ओवर अ ब्लैक, नॉर अ ब्लैक ओवर अ वाइट। ठीक है, सुपीरियोरिटी सिर्फ किस बेसिस पे है? तकवा के बेसिस पे है। ठीक है, हम ये कोट कर सकते हैं, ऑलरेडी ये याद कर चुके हैं तो ये कोट करने में आसानी होगी। ठीक है। इसी तरह लीडरशिप जो है ना वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये आप रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स आता है, आप उसको पढ़ लें। ठीक है। आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आती है आप उसको पढ़ लें। ठीक है, या आप कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करेंगे, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है, तो जो डिसीजन भी एक गवर्नमेंट ले उसके सिटीजन को पता होना चाहिए कि ये क्यों लिया गया और इसका क्या इम्पैक्ट है, या इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था। ठीक है, और ये सारी चीजें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लीडरशिप के दौर में इंश्योर की, नबूवत के दौर में इंश्योर की। ठीक है। हमें बहुत सारी गजवात में ये नजर आता है कि वो बहुत ज्यादा, जब ये बांटा जाता था माले गनीमत, तो उसमें ये बहुत ज्यादा इंश्योर करते थे कि जब ये बांटा जाए तो ये इस तरीके से बांटा जाए कि हर किसी को पता हो कि किसको क्या मिल रहा है, और हर किसी में टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी वो इंश्योर करते थे कि इक्वली चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो या इक्विटेबली चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, और यही चीजें फिर हमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के भी दौर में नजर आती हैं। हमें ये चीजें और बहुत सारे सहाबा के भी दौर में नजर आती हैं। हमें स्पेशली जक़ात फंड्स की जब डिस्ट्रीब्यूशन की जाती थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, तो वो इंश्योर करते थे कि कहाँ से कितनी कलेक्शन हुई, ठीक है, किसको कितना कुछ मिला, वहां पे जो जक़ात कलेक्ट करने के लिए लोग बैठे हैं उनको हमने कितना दिया, ये सारी चीजें जो है ना वो नोट की जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ये होता था कि एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता था जिसमें सारी कलेक्शंस नोट की जाती थी और वो पब्लिकली डिस्प्ले किया जाता था। ठीक है, ताकि कल को ये उंगली ना उठा सके कि भैया आपने कलेक्शन ज्यादा की, डिस्ट्रीब्यूशन कम हुई तो बीच से कहाँ चला गया अमाउंट। ऐसे सवालात भी उठे लेकिन उनके फिर जवाबात भी दिए गए कि भाई ये सारी कलेक्शन थी, इतना पैसा यहाँ से आया और फिर ये हमने आगे इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम की। दूसरी इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है? ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स को रिस्पेक्ट करना। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें कौन सी दो ट्रीटीज या एग्रीमेंट्स या दो चार जो भी हमने पढ़ी हैं कोई एक ही बता दें कि वहां पे
उसको मतलब जो भी ट्रीटी थी उसको एडहेयर किया गया और उसकी बहुत ज्यादा पासदारी की गई। बेहतरीन सुलह हुदैबिया सबसे ज्यादा जो हमें नजर आता है ना कि वो ट्रीटी अपेरेंटली हमारे खिलाफ जा रही थी, उसमें शायद 90-95% हमारे खिलाफ जा रही थी, लेकिन फिर भी हमने इंश्योर किया कि उसकी हर एक एक चीज को हम माने। ठीक है, इसके अलावा जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना भी हमें ये चीजें नजर आती हैं, लेकिन ट्रीटी ऑफ हुदैबिया इज अ प्राइम एग्जाम्पल। ठीक है, फिर मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता क्योंकि ऑलरेडी हम इसको डिटेल में कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप उसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स या 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं, एक दो और मैं बता देता हूँ। अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। हाँ बस मुझे जाना ही है, तो इसीलिए मैं जल्दी रैप अप कर रहा हूँ। अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, हमें इंश्योर करना है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स प्रोटेक्ट रहें। ठीक है, या रिलीजियस फ्रीडम आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं, या रिलीजियस फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज करके आप दे सकते हैं। ठीक है, कि और इसमें फिर आयात आप क्या कोट कर सकते हैं, देयर इज नो कंपल्जन इन रिलीजन, ये तो आपको रट जानी चाहिए। ठीक है, ये सूरह बकरा की आयत है 256। ठीक है, तो देयर इज नो कंपल्जन ऑफ रिलीजन, ये आपको बहुत जगह इस्तेमाल होगी। ये जो चैप्टर 1 में हमने दीन और रिलीजन का क्वेश्चन किया वहां पे इस्तेमाल होगी, इसी तरह और भी हमें जगह ये आयत इस्तेमाल होते हुए नजर आए। अच्छा, इसी तरह इसमें मैं एक छोटा सा किस्सा बता दूं, माइनॉरिटीज के राइट्स जहाँ प्रोटेक्ट करने की बात आ रही है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर किसी बंदे ने एक ज्यू था, बेसिकली यहूदी था, उसने इल्जाम लगाया कि आपने जो है वो जो आर्मर आपने लिया हुआ ये आपका नहीं है, मेरा है। ठीक है, तो हजरत अली ने बोला नहीं, ये मेरा है। अब क्या हुआ कि वो उनको कोर्ट में ले गया। अब जब कोर्ट में ले गया तो बजाय इसके, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तब उस वक्त रूलर थे ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, उनको वो कोर्ट में ले गया, वो कोर्ट में पेश भी हुए। ठीक है, कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने फिर अपने गवाह भी वहां पे पेश किए। मेरे ख्याल से हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा को उन्होंने एज गवाह पेश किया था, उनका एक सर्वेंट था उन्होंने उनको एज अ गवाह पेश किया था, और हाँ ये दो तो लोग थे जिनको उन्होंने एज अ गवाह पेश किया था, क्योंकि जज ने बोला था कि आप मुझे ये प्रूव करें कि आपका या ये आपका आर्मर है या आपको बिलोंग करता है। ठीक है, तो क्योंकि वो जो गवाह पेश किए गए थे वो उनसे रिलेटेड थे, तो जज ने ये फैसला दिया। हजरत शोरे रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत फेमस जज है, ठीक है, इस्लामिक हिस्ट्री, और इसमें मैं आपको काफी डिटेल में डिस्कशन भी कर चुका हूँ इस टॉपिक पे। तो उन्होंने ये फैसला दिया कि आप प्रूफ नहीं कर सके कि ये आपको ही बिलोंग करता है, तो इसलिए ये इस यहूदी को दे दिया जाए। ठीक है, तो वो आर्मर उसको मिल गया। तो वो यहूदी इतना इम्प्रेस हुआ इस जस्टिस सिस्टम से कि एक तो रूलर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है, जो उस वक्त तक अगर सबसे बड़ी नहीं तो वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर्स थी दुनिया में। ठीक है, उसका रूलर एक तो कोर्ट में आता है, पेश होता है जज के सामने, उस वक्त ऐसा नहीं होता था। जो रूलर होता था उसका दिमाग पता नहीं कहाँ होता था। तो ये शायद ना सोचने वाली बात हो कि स्पेशली इस्लाम से पहले, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, कि कोई बंदा आएगा जो रूलर किसी इतने बड़े एम्पायर का हो, वो जज के सामने पेश होगा और फिर गवाह भी पेश करेगा और अपनी सफाई पेश करेगा और उसके खिलाफ फैसला चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई और उनके खिलाफ फैसला गया, और उससे वो जू इतना इम्प्रेस हुआ, ये यहूदी इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है, तो ये एग्जांपल है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज की या रिलीजियस फ्रीडम की, जो मैंने आपको आयत बताई कि ये आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट जो है ना वो है मेरिटोक्रेसी की, मेरिट पे। ठीक है, इस पे भी आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ जो मैंने आयत लिखी हुई है वो यही है कि इंडीड अल्लाह अल्लाह कमांड्स यू टू रेंडर ट्रस्ट टू whom दे आर ड्यू। यहाँ पे ट्रस्ट का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के काबिल या लायक है उसी को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। इस पे हमें हदीस भी मिलती है। वो हदीस ये है, व्हेन अथॉरिटी इज गिवन टू दोज हु डू नॉट डिजर्व इट देन वेट फॉर द आर। ठीक है, और आर से यहाँ मुराद है तुम तबाही का इंतजार करो, अगर जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए तुम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दो। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हमें फिर कैलिफ्स के भी एक्शन में हमें ये चीज नजर आती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का हजरत खालिद बिन वलीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना, ये सबसे प्राइम एग्जांपल है मेरिटोक्रेसी की। ठीक है, वहां पे वो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनको
जिनको वो बना सकते थे उनको डायरेक्टली फायदा भी होता। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु एक ऐसे आर्मी चीफ थे जो कि शायद अपने डायरेक्ट कमांड डर की या लीडर की बात ना उस तरह नहीं सुनते थे जिस तरह शायद सुननी चाहिए। मतलब वो अपने एक्शंस बहुत ज्यादा लिए करते थे, वो क्विक डिसीजन मेकिंग पे बहुत ज्यादा यकीन रखते थे। ठीक है, तो आप अगर हिस्ट्री की किताबें पढ़ें तो ऐसा जो लीडर है या आर्मी स्टाफ का चीफ है वो लीडर्स को नहीं पसंद आता, लेकिन फिर भी उनको बनाया गया क्योंकि उनकी जो ऑन ग्राउंड प्रेजेंस थी और जो अचीवमेंट्स थी वो अनपैरेलल्ड। ठीक है, तो मेरिटोक्रेसी के लिए भी हमने पुरानी आयत भी पढ़ ली, हदीस भी पढ़ ली, और फिर हमने एक एग्जाम्पल भी देख ली। तो बेसिकली ये इतना ही टॉपिक है। ठीक है, इसमें आपने वही सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस को समझना है। उसके पिलर्स में हमने थोड़ी सी बात कर ली थी, सॉवरेनिटी और बाकी सारे जो इसकी बेसिक्स थी उसमें बात कर ली। ठीक है, और उसके बाद हमने इलेक्शन प्रोसेस को देख लिया। फिर से मैं कह रहा हूँ इसको डिस्कस करते हुए भी मैं थोड़ा सा कॉशियस रहता हूँ, क्योंकि कंट्रोवर्शियल टॉपिक तो है। ठीक है, तो आप इसको नॉन कंट्रोवर्शियल लिखिएगा। सही है, ये चीज मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो इवन ऐसे में ऐसी चीजें करके आ जाते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, जहाँ पे उनको स्टेट के खिलाफ नहीं बातें करनी चाहिए, फौज के खिलाफ नहीं बातें करनी चाहिए, अपने आर्ग्यूमेंट्स को इंटेलिजेंट रखना होता है, लेकिन वो फिर वो ऐसी बातें करके आ जाते हैं। और मैं फिर जब उनके पेपर्स चेक कर रहा होता हूँ और उसमें यही चीजें नजर आती हैं। इस्लामियत में भी ये इंश्योर करना है आपने कि आपने कंट्रोवर्शियल नहीं रहना। ठीक है, और उसके बाद जो है ना फिर वही हमने जो क्वालिटीज देखी पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम की क्या होनी चाहिए वो हमने डिस्कस की। अच्छा, बाकी क्वेश्चंस मैं अभी, अगर आपके पास बहुत कोई अर्जेंट क्वेश्चन है तो दे दें, वरना फिर अभी मुझे जाना था 11:30 बजे। तो मैं चलता हूँ। हजरत अली ने कहा था पैमाइन में खाने की चीजें चोरी करे तो हाथ काटने नहीं चाहिए। मैंने किसी मेंटोर्स से सुनी की ये बात। अच्छा ठीक है, आप वैसे ये हजरत उमर के भी दौर में हुआ था। अच्छा, curtailment political polarization in Pakistan for possible to have such questions. Curtailment of political polarization in Pakistan in light of Islamic political system. Is it possible to have such questions? सोचना पड़ेगा। अच्छा, अब चले हम जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना तो मुझे याद दिला दीजिएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि देखें ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि हम कर्टेल किस तरह करें पॉलिटिकल पोलराइजेशन को। तो इसमें ना सोचना पड़ता है, ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है, और फिर आयात और अहदीस ऐसी ढूंढनी पड़ती हैं जहाँ पे ये चीज प्रैक्टिकली हुई हो। तो 5-6 मिनट इसमें लगते हैं और फिर आप एक अच्छे आंसर फ्रेम करने की हालत में आते हैं। ठीक है, तो इसको फिर थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा। फिर लास्ट लेक्चर्स की 71 स्लाइड्स हैं, आप कह रहे थे। हाँ यार, मैं देखें इसकी भी स्लाइड्स नहीं बना सका जो आज का लेक्चर है। तो वो जो लास्ट लेक्चर्स की 5-6 स्लाइड्स हैं वो मैं, आप वो भी कल छुट्टी है तो वो भी कर लूंगा मैं इंशाल्लाह, और ये वाली भी मैं स्लाइड्स बना के आपको दे दूँ। ठीक है, तो अभी मुझे जाना है, तो फिर लेट्स कॉल इट ऑफ, और फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं इंशाल्लाह।